Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 7 part 2। पिछला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको क्लास 8 की बायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हम नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से मिलकर के जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है। तो सबसे पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें हैं। तो यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम, CNS, PNS एंड ANS। तो जो CNS है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के सब डिवीज़न है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर के ब्रेन बना हुआ है। देन आता है PNS जिसमें नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि 2 में क्लासिफाइड है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये क्या है, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे आप पूरा डायग्राम भी बना हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर। ब्रेन क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है नर्वस सिस्टम का, जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, एंड इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी ब्रेन केस और क्रैनियम। और किसमें अंदर बंद है, एक बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्कल है जिसको क्रैनियम भी कहा जाता है, वो बोन का बना हुआ एक कैविटी है, उसके अंदर ब्रेन है। द ब्रेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब आप डायग्राम में भी देखेंगे तो ब्रेन किसका बना हुआ है, ग्रे कलर का और वाइट कलर का। तो ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है ये जानिए। द ग्रे मैटर फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। जो बाहर की लेयर है ब्रेन की वो क्या है, वो ग्रे मैटर की बनी हुई है, एंड दैट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। तो जो बाहरी पार्ट है वो क्या है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं, जो कि किस कलर की हैं, ग्रे कलर की हैं। द इनर लेयर ऑफ द ब्रेन, अब जो अंदर की लेयर है वो वाइट मैटर की बनी हुई है, जो कि क्या है, एक्सॉन्स हैं। अभी हमने न्यूरॉन्स में बात किया था कि सेल बॉडी और एक्सॉन्स होते हैं। तो सेल बॉडी क्या करती है, ग्रे मैटर आउटर लेयर फॉर्म करती हैं ब्रेन की, और एक्सॉन क्या करती हैं, इनर लेयर फॉर्म करती हैं ब्रेन की। होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी होंगी। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, जो बाहर की एक खोपड़ी है दैट इज़ द स्कल। देन ये वाला ग्रे वाला जो पार्ट है ये सेरिब्रम है। ये जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज सेरिबेलम। और इधर जो पिंक कलर का ये पार्ट है दिस इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और ये जो है ये रीढ़ की वर्टिबल कॉलम्स हैं, डिस्क हैं, एंड इसके अंदर जो है पिंक कलर की जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे की तरफ मूव कर रहा है दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इन 3 पार्ट से मिलकर के हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, समथिंग मोर देख लेते हैं। ह्यूमन सेरिब्रम इज़ एस्टिमेटेड टू कंटेन अबाउट 9 बिलियंस न्यूरॉन्स। जो ह्यूमन का ब्रेन है ये 9 बिलियंस न्यूरॉन्स का बना हुआ है, एक एस्टिमेटेड ये फिगर है। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईली डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट जो है ब्रेन का वो क्या है, दैट इज़ द सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय अ डीप ग्रूव। मतलब एक गहरा सा खाँचा है, उस खाँचे से ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट, जिसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मतलब इस तरह से एक अलग जाता है और एक अलग जाता है, तो ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनको कहते हैं।
ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ हॉलो, ये कैसे हैं, हॉलो हैं। द लेयर ऑफ ग्रे मैटर, बाहर की तरफ की जो लेयर है वो ग्रे मैटर की है, वो हाईली फोल्डेड है, मतलब उसमें बहुत सारे मोड़ बनी हुई हैं टू अक्यूमुलेट द लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स का वो बना हुआ जाए, फोल्डिंग बहुत ज़्यादा है। दीज फोल्ड्स एंड ग्रूव्स आर कॉल्ड, अब ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स हैं इनको गायरी एंड सिल्की कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है सेरिब्रम का, इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। जो भी हमारी मेमोरी है, हमारी समझदारी है, इंटेलिजेंसी है या विल पावर है, ये सभी किसका फंक्शन है, ये सभी किससे कंट्रोल्ड है, सेरिब्रम से कंट्रोल्ड है, राइट। फिर इट कंट्रोल रीजनिंग, इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, फीलिंग ऑफ लव, हार्टेड एंड एप्रिसिएशन। और जो भी फीलिंग्स होती हैं, अच्छा बुरा गुस्सा वॉट जिस तरह की भी कोई रीजनिंग कॉन्सेप्ट, मेमोराइज करना, लर्न करना, सोचना समझना, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, ये सेरिब्रम से रिलेटेड है। सेरिब्रम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी परसेप्शंस ऑफ साइट। अब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स फील करते हैं, कहीं पे कुछ गर्म महसूस होना, देखना, खुशबू आना, दर्द होना, सुनाई देना, टेम्परेचर, टच, ये भी इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए भी हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेरिबलम क्या है, सेरिबलम इज़ कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। सेरिबलम को क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ सेरिब्रम, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेरिब्रम के पीछे के एरिया में, एंड इज़ पार्शली ओवरलैप्ड बाय, और उससे थोड़ा थोड़ा ढका हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे चलना उठना बैठना है, ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है, एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। इट मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस, तो ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, हमारे चलना बैठना, जो हमें कोऑर्डिनेशन अपने हाथ पैरों का बनाते हैं, उसके लिए सेरिबलम रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में जानते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है। तो जो जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट है जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। फंक्शंस क्या हैं, इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन, मतलब जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं जिनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री, मतलब हमारा दिल अपने आप से धड़कता है, लंग्स की फंक्शनिंग अपने आप से, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट रेगुलेट्स द ब्रीथिंग मूवमेंट, बीटिंग ऑफ हार्ट, मतलब सांस हमारा जो लंग्स का चलना है, दिल का चलना है, या जो हम खाना निगलते हैं तो फूड पाइप से जो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में। इंजरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन, इसीलिए अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे चोट लगती है तो पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं, और अगर इंटरनल ऑर्गन वर्क करना बंद कर देंगे देन द पर्सन विल डाई। तो ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे आपका ब्रेन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। तो ट्रांसवर्स सेक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड का, और इसमें जो ग्रे और वाइट मैटर होता है वो उल्टा होता है इन कंपैरिजन विद जो हमने ब्रेन में डिस्कस किया था। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला, मतलब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यही लंबी होके रीढ़ की हड्डी में बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। थ्रू द न्यूरल कनाल अप टू द लम्बर रीजन, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के पूरा ये प्रेजेंट होता है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके ऊपर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बीच में छेद है, उसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। इन स्पाइनल कॉर्ड द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इज जस्ट द रिवर्स, मतलब ब्रेन का उल्टा होता है यहाँ पे वाइट और ग्रे मैटर। द ग्रे मैटर इज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब ग्रे मैटर कहाँ होगा, बीच में होगा, और वाइट मैटर कहाँ होगा, बाहर बाहर की तरफ होगा। और ब्रेन में क्या था, ब्रेन में इसका जस्ट उल्टा था। उसके बाद आते हैं हम इसके फंक्शन में। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो आप फ़ौरन किसी चीज़ के लिए जैसे पल के झपकना, क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इट मेडिएट्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, हार्ट बीट, ब्रीथिंग,
ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी मसल्स। बॉडी से ब्रेन में लेके जाना, ब्रेन से वापस इफेक्टेड ऑर्गन्स में लेके आना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्पाइनल कॉर्ड की होती है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पे भी कोई डाउट। अब बात करते हैं हम क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स की, जो कि हमारे सेकेंड पार्ट में आता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। सो द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, जो भी नर्व्स ब्रेन से अराइज कर रही हैं वो क्या है? वो क्रेनियल नर्व्स हैं। एंड द वन जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइव करती हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो नर्व्स होती हैं इन्हीं के ज़रिए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 30 मतलब पेयर्स होते हैं 12 क्रेनियल नर्व्स के, एंड 31 पेयर्स होते हैं किसके? स्पाइनल नर्व्स के। द क्रेनियल नर्व्स सप्लाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड। क्रेनियल नर्व्स डिफरेंट जो हेड के पार्ट्स हैं उसको सप्लाई करती हैं, एंड स्पाइनल जो है नर्व्स ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट हेड को छोड़ के बाकी सारी पार्ट्स को स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज़ मिक्स टाइप। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कैसी हैं? मिक्स टाइप से। इसका मतलब क्या है कि इसमें सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन रिफ्लेक्स एक्शन द इम्पल्स इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड डज नॉट रीच द ब्रेन। मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में जो इम्पल्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाती है, ब्रेन तक के नहीं जाती है। देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। Our response to several stimulus is automatic and very swift। मतलब बहुत से ऐसे स्टिमुलस हैं, इम्पल्सेस हैं जिनसे हमारा रिस्पॉन्स क्या है? बहुत क्विक है, फ़ौरन हो जाता है, ऑटोमेटिक है। एक्शन इज़ टेकिंग इवन बिफोर वी रियलाइज़ अबाउट द स्टिमुलस। मतलब वो एक्शन इतना क्विक होता है कि हम उसको सोच भी नहीं पाते और वो काम हो जाता है। सच एन एक्शन टू अ स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। मतलब ऐसे एक्शंस जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ आई। व्हेन समथिंग अपेयर कमिंग क्लोजर टू द आई द आईलिड क्लोज इमीडिएटली। मतलब जैसे ही आंखों के पास कुछ आ रहा होता है पलकें फ़ौरन बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है? एक क्विक एक्शन है, ठीक है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। थर्मल रिस्पॉन्स मतलब व्हेन आवर फिंगर टचेस सम हॉट ऑब्जेक्ट द फिंगर इज़ रिमूव्ड इवन बिफोर वी रियलाइज अबाउट इट। मतलब आपको सोचोगे, दिमाग में वो बात बाद में पहुंचेगी कि अरे ये गर्म था, उससे पहले आप अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे। तो ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से वो रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं, ब्रेन तक के नहीं पहुँचते। नी जर्क रिफ्लेक्स व्हेन नी स्टैब बिलो द ये मतलब जब घुटने के थोड़ा सा नीचे कोई कस के टैप करता है तो पैर फ़ौरन ऊपर की तरफ आ जाता है। सो द लोअर लेग जर्क फॉरवर्ड इमीडिएटली, वो आगे की तरफ उठता है। यहाँ पे डायग्राम में भी वही बना हुआ है कि यहाँ पे अगर एक कस के थोड़ा सा पिंच किया जाता है तो ये लेग अपने आप की तरफ अपने आप उठ जाता है। मतलब आप उसको सोचोगे नहीं उठाने के बारे में, लेकिन वो रिफ्लेक्स होगा अपने आप और वो फ़ौरन उठ जाएगा। तो ये क्या है? नी जर्क रिफ्लेक्स है। रिस्पॉन्स टू पेन इफ़ बाई एक्सीडेंट यू प्लेस योर फीट ऑन अ पिन और स्पाइन यू विल जम्प क्विकली। मतलब जैसे ही किसी कील पे आपने पैर रख दिया तो आप फ़ौरन जंप करोगे। तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। प्यूपल रिफ्लेक्स व्हेन यू कम आउट ऑफ अ डार्क रूम इनटू अ ब्राइट रूम। जब आप अंधेरे से रोशनी में आते हो, और व्हेन यू लाइट अ बल्ब और अ ट्यूबलाइट इन अ डार्क रूम, तो क्या होता है? आईलिड्स क्लोज इमीडिएटली। तो जो आईलिड्स हैं वो बंद हो जाती हैं और जो प्यूपल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड्स में से ये कंट्रोल होता है। Blinking of eye, pupil reflex, coughing, sneezing are controlled by medulla, whereas knee jerk response, withdrawal of hand, legs
और टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है और कौन सी चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती हैं। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथ थ्रू विच द स्टिमुलस ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर, मतलब एक रास्ता है जिसके थ्रू स्टिमुलस ट्रैवल करती है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अ टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन जहाँ से स्टिमुलस हमें रिसीव होती है, सेंसरी और एफरेंट नर्व, ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये क्या है? विच ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ मेडुला और ब्रेन, मतलब जो उसको लेके जा रही है, इम्पल्स को लेके जा रही है, वो क्या है? एफरेंट नर्व्स होती हैं। उसके बाद आता है इंटरन्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन इन द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ मेडुला और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विच कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन विद द मोटर न्यूरॉन। मतलब ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे मोटर और सेंसर न्यूरॉन को कनेक्ट किया जाता है। एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम फॉर्मर टू लेटर, मतलब पहले से जो इम्पल्स लेके आ रहा है उसको जहाँ इम्पल्स को जाना है वहाँ पे ये ट्रांसमिट करता है। दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मोटर नर्व और इफेरेंट नर्व विच ट्रांसमिट द मोटर नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। फिर ये फाइनली क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स में इम्पल्स जो पास होती हैं दैट इज़ द मोटर नर्व या फिर एफरेंट नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है? सेंसरी नर्व फाइबर है, ये गया, फिर यहाँ पे बीच का जो पॉइंट है, इसका जंक्शन वाला पॉइंट दैट इज़ द इंटरन्यूरॉन, और उसके बाद जो वापस आ रही है दैट इज़ द मोटर नर्व फाइबर। तो यही अभी हमने डिटेल में बात करी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे का। सो द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले हीट स्टिमुलस रिसीव हुई, थर्मल रिसेप्टर इन द स्किन। हीट स्टिमुलस इज प्रिसीव्ड बाय द थर्मल रिसेप्टर, स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो हीट को रिसीव करेंगे। फिर काम आएगा सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी इम्पल्स दस जनरेटेड आर फ्लैश्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन थ्रू द सेंसरी नर्व एंड पासिस टू द इंटरन्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब फिर जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे उनकी इम्पल्स जनरेट होंगी और वो कहाँ जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर सेंसरी नर्व फाइबर्स, इंटरन्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में है वो क्या करेगा? मोटर इम्पल्स में उसको पास करेगा। फिर मोटर न्यूरॉन, फ्रॉम मोटर न्यूरॉन इम्पल्स आर पासिस टू द इफेक्टर थ्रू द मोटर नर्व फाइबर्स। फिर मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू पास हो गई एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और विड्रॉ द हैंड। और जो इफेक्टर ऑर्गन है फिर मोटर नर्व फाइबर्स क्या करेंगी? इफेक्टर ऑर्गन तक के लेके आएंगी उसको। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि स्किन ने रिसीव किया, फिर सेंसरी नर्व फाइबर उसको लेके गई, इंटरन्यूरॉन बीच में पड़ा, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक के वो गया, फिर उसके बाद मोटर नर्व फाइबर से वो इफेक्टर ऑर्गन में आ गया और पास हो गया। तो क्या है? व्हेन योर फिंगर इज टच्ड ऑन सम हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, यू विड्रॉ योर फिंगर इमीडिएटली, आप क्या करते हो? फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हो। तो ये होता कैसे है? यही अभी हमने चार्ट में डिस्कस किया है, इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं। थर्मल रिसेप्टर सबसे पहले जो स्किन में होते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं। फिर जो सेंसरी इम्पल्स है जो जनरेट हो गया वो सेंसरी फाइबर्स के थ्रू नर्व फाइबर्स की तरफ ऑफ सेंसरी फाइबर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स के जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं उसके ज़रिए वो स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है थ्रू एसोसिएशन न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरल न्यूरॉन। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंटर न्यूरॉन वाला पार्ट आता है। दिस इम्पल्स इज पास टू द मोटर न्यूरॉन, उसके आगे फिर वो कहाँ पास होता है? मोटर न्यूरॉन में पास होता है। Then the motor neuron generate the motor impulse.
मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर इम्पल्स जनरेट करता है विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं स्पाइनल नर्व्स की ऑफ द बाइसेप्स मसल्स ऑफ द आर्म्स, मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, इफेक्टर ऑर्गन होता है, वहाँ पर वो अपना इफेक्ट फिर शो करता है। द मसल्स देन कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग अवे द हैंड, फिर वो बाइसेप्स की मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हाथ जो होता है वो वहाँ से हट जाता है। दिस रिएक्शन इज़ परफॉर्म इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विदाउट द ब्रेन इवन नोइंग अबाउट द इवेंट, और ये जो पूरा इवेंट होता है इसमें ब्रेन को कुछ पता भी नहीं चलता है और कुछ ही सेकेंड्स में ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन के बीच में अंतर क्या है। सो पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व द स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला, इसमें स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे क्या है, ये सेरिब्रम खाली इन्वॉल्व करता है। कंट्रोल क्या है, अनकॉन्शियस है, सेरिब्रम इन्वॉल्व नहीं है, ये कॉन्शियस है, सेरिब्रम इन्वॉल्व है। रिस्पॉन्स क्विक है, बहुत तेज़ है, कंपैरेटिवली स्लो है। रिस्पॉन्स फॉर द सेम स्टिमुलस इज़ ऑलवेज द सेम, एंड सेम स्टिमुलस का रिस्पॉन्स क्या होता है वॉलेंट्री एक्शन में, डिफरेंट होता है। ठीक है, एट डिफरेंट टाइम। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, पैवलॉस एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, एक्वायर्ड और कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। तो one learns things by experience and gradually responds to it unconsciously, मतलब जब हम चीज़ें एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं तो हम उसको लर्न कर लेते हैं, फिर उसको उसी तरह से ही रिस्पॉन्स करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड और कंडीशन रिफ्लेक्सेस, मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड, जो हमने सीखी हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से जो हमने रिस्पॉन्स करना सीखा है उसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड या फिर कंडीशन रिफ्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप गिटार बजाना सीखो, या फिर वर्किंग ऑन अ कीबोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, तो ये सभी क्या हैं, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हैं। अप्लाइंग ब्रेक्स, अब जैसे ब्रेक अप्लाई करना, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस के साथ सीख लिया है ये काम, कि एकदम से आपको वो काम करना है। सडनली वाइल ड्राइविंग और फाइंडिंग एन ऑब्स्टिकल, इसी तरह से, मतलब जैसे कभी कोई आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आपको फ़ौरन क्या करना है, ब्रेक दबाना है। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सेस हैं, लेकिन ये किस तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपने प्रैक्टिकल के साथ, अनुभव के साथ सीखे हैं। इसी तरह से वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग सम टेस्टी फूड, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सभी क्या हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो पैवलॉफ ने क्या किया, इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया शो करने के लिए कि कंडीशनल जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हैं। सो पैवलॉस well known experiment on conditions salivation reflex to the sound of bell is a good example of द फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो सलाइवेशन है वो उसको बेल से रिलेटेड और डॉग को उसमें यूज़ किया था, और ये दिखाया था कि किस तरह से जब बेल बजाने पे डॉग को बार बार खाना दिया गया तो क्या हुआ कि डॉग के अंदर एक रिफ्लेक्स जनरेट हो गया कि जब बेल बजेगी तो उसका मतलब क्या है कि उसको खाना मिलेगा, तो उसके मुंह पे पानी आने लगेगा। ठीक है, वो सलाइवेट करने लगेगा। तो स्टेप 1 क्या था, अ बेल वॉज रंग नियर अ डॉग। ठीक है, एक घंटी बजाई गई, डॉग डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने कोई भी असर नहीं शो किया, तो नो सलाइवेशन अकर, तो यहाँ पे अभी कोई भी सलाइवेशन की बात नहीं हो रही है। स्टेप 2 क्या है, फूड वॉज प्लेस्ड नियर द डॉग, खाना रखा गया, द डॉग सलाइवेटेड, और डॉग ने क्या किया, उसने राल टपकाना शुरू कर दी। स्टेप 3 क्या था, बेल वॉज रंग एंड देन द डॉग वॉज प्रोवाइडेड विद द फूड, फिर घंटी बजाई गई, फिर डॉग को खाना दिया गया, तो फिर डॉग ने क्या किया, सलाइवेट किया। सो दिस वॉज रिपीटेड फॉर सेवरल डेज, तो ये वाला काम, बेल बजा कर के खाने देने वाला काम कुछ दिन के लिए कंटिन्यूसली किया गया। तो उससे क्या हुआ, 4th स्टेप, बेल वॉज रंग बट फूड वॉज नॉट गिवन, अब क्या किया गया, बेल बजाई गई लेकिन खाना नहीं दी गया, लेकिन तब भी क्या हुआ कि डॉग के माइंड में
एक रिफ्लेक्स जो था वो जनरेट हो चुका था कि बेल के बजने पे उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो एक ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट द रिंगिंग ऑफ बेल इज़ एन इनडिफरेंट और न्यूट्रल स्टिमुलस। तो जो रिंगिंग ऑफ बेल क्या है, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। फूड इज़ द स्टिमुलस, फूड क्या है, वो स्टिमुलस है जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को, सलाइवेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रवोक कर रहा है, इवोक कर रहा है। कंबाइनिंग द कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस, इन दोनों को कंबाइन करके एंड रिपीटिंग इट सेवरल टाइम, और उसको बार बार रिपीट करके टू एसोसिएट द रिंगिंग ऑफ द बेल विद द फूड, मतलब घंटी को खाने से जोड़ करके। दस इवन व्हेन द फूड इज़ नॉट प्रोवाइडेड द डॉग रिस्पॉन्ड टू द बेल बाय सलाइवेटिंग। तो उससे क्या होगा कि जब खाना नहीं भी दिया जाएगा तो वो बेल की आवाज़ सुन के ही क्या करेगा, सलाइवेट करना शुरू कर देगा। तो ये पैवलॉस का एक्सपेरिमेंट था कंडीशनल और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को शो करने के लिए। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चेक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, येस। डैश आर द एफरेंट फाइबर्स, एक्सॉन नो, नर्व फाइबर्स होगा यहाँ पे। देन nerve impulse at synapse passes as a chemical messengers, true. Dash is called the little brain, तो cerebellum है, cerebellum नहीं है। motor neuron pass impulse to the affected organ, true. there are 12 pairs of spinal nerves, no. 12 pairs किसके होते हैं, cranial nerves के होते हैं। spinal nerves के होते हैं 31 pair. so that's all in this video. next part जो कि थर्ड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। Thank you very much for watching the videos.